हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। निर्धनता एक चुनौती, मतलब गरीबी एक चुनौती। नाम सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस पे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या, जिसका नाम है गरीबी। तो दोस्तों, भारत भी फेस कर रहा है, भारत की जनता भी फेस कर रही है। ऐसा कब से? दोस्तों, ये आज से नहीं, ये आज जब से हमें आजादी मिली है, आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत देश गरीबी को फेस कर रहा है, गरीबी में जी रहा है, और गरीब लोग सबसे ज्यादा भारत देश में है। दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन में हर एक चौथा व्यक्ति आज गरीब है। हमें 2011-12 की रिपोर्ट भी बताती है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 30 करोड़ लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं। दोस्तों, आपको एक बात सुनकर यह भी हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में, पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में आज हमारे सबसे ज्यादा गरीब लोग कहां पर हैं? वो है हमारे भारत देश में। सबसे ज्यादा गरीबी में जो जी रहे हैं वो हमारे भारत देश में, वो भी जनसंख्या है 30 करोड़ लोग। कितने? 30 करोड़ लोग। दोस्तों, आपको यह भी मानना पड़ेगा कि यह भारत के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे लिए यह बहुत ही बड़ा चैलेंज है और एक बहुत ही बड़ी समस्या है। उसको फेस करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम पॉवर्टी की, गरीबी की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन डज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। मतलब गरीबी वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। उसे क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं, मतलब गरीबी बोलते हैं। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके उसको हम गरीबी बोलते हैं। जैसे नो फूड, खाना नहीं होना। आपके पास गरीबी में क्या? खाना नहीं होगा। नो होम, घर नहीं होगा। नो क्लोथ्स, आपके पास कपड़े पहनने के नहीं होंगे। और नो क्लीन वाटर, मतलब आपके पास जहां आप रहते हैं वहां शुद्ध वाटर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप गरीबी में जी रहे हैं। मतलब आपको खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, आपका घर नहीं है, आपको कपड़े पहनने को अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपके पास पानी क्लीन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप गरीबी में जी रहे हैं, आप गरीबी में आते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे 2 स्पेसिफिक केसेस ऑफ पॉवर्टी, मींस निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले। दोस्तों, पॉवर्टी मतलब जो गरीबी है वो 2 प्रकार की होती है, एक शहरी निर्धनता और एक ग्रामीण निर्धनता। शहरी निर्धनता में क्या होता है? शहरी निर्धनता में शहरी गरीबी जो कहां पे होती है? शहर में जो गरीबी होती है वो रिक्शा चालकों की होती है, मोची होते हैं, उसमें फेरी वाले होते हैं, और कौन होता है? निम्न मजदूरी वाले होते हैं, जो रोजंदारी पे काम करते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो लोग, उनका घर कहां होता है? इन लोगों का घर कहां होता है? शहर में होता है। एक झुग्गी में रहते हैं लोग, एक मलिन बस्ती में रहते हैं जहां गंदगी होती है, चारों तरफ बदबू आती है, नालियां बह रही होती हैं। तो वहां पर क्या होता है? सुरक्षा की दृष्टि से ना तो शुद्ध पेयजल इनको प्राप्त हो पाता है, ठीक है, ना ही खाना अच्छा ये लोग खा पाते हैं, ठीक, और ना ही इनका जीवन जीने का स्तर अच्छा होता है, ना अच्छा नहीं होता है। और दूसरी चीज क्या है? जो इनके जो बच्चे होते हैं, है ना, बीमारी को सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है? इनके बच्चे होते हैं। क्योंकि क्या होता है, इनके बच्चों के ऊपर, मैंने पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ाया था कि एक जो गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, किसी कारणवश वो गरीब होते हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, ना उन्हें कपड़ा, रोटी, है ना, शुद्ध अच्छी किताबें और स्कूल में पढ़ाना, और खाना, मतलब स्वास्थ्य वगैरह नहीं देख पाते हैं। तो उसी वजह से इसमें भी हम वो चीज देखते हैं, इन लोगों में स्वास्थ्य की कमी, ठीक, ये लोग अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ठीक, क्योंकि उतना पैसा नहीं होता है, अच्छा खान पान नहीं हो पाता है। तो शहरी निर्धनता में ये लोग आते हैं, निम्न मजदूरी, फेरी वाले, मोची, रिक्शा चालक। और हम ग्रामीण निर्धनता की बात करें तो उसमें आते हैं कौन? किसान लोग आते हैं, खेतीहर मजदूर आते हैं, जो खेतीहर मजदूर होते हैं, लघु एवं सीमांत किसान आते हैं। कौन आते हैं? लघु एवं सीमांत किसान। तो निर्धनता के 2 विशिष्ट मामलों में हमने क्या देखा? शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। मतलब शहर में भी गरीबी है और ग्रामीण में भी गरीबी है, गांव वगैरह में। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी इन द आइज ऑफ सोशल साइंटिस्ट। क्या दोस्तों? पॉवर्टी इन द
आइज ऑफ सोशल साइंटिस्ट, मतलब सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता, मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी नजरों में निर्धनता क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहला उनका है पॉइंट इनकम एंड कंजम्पशन। सेकंड पॉइंट क्या है? निरक्षरता स्तर। अब आय और उपभोग के बाद, आय और उपभोग में क्या आते हैं इधर, इसके बाद निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता। दोस्तों एक वैज्ञानिक दृष्टि से, मतलब जो साइंटिस्ट आइज के हिसाब से जो देखते हैं, जो उनका सूचक होता है, देखने का जो सूचक होता है वो ये होता है, क्या होता है? आय और उपभोग, मतलब इनकम और कंजप्शन, और निरक्षर स्तर देखते हैं। सबसे मेन कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता देखते हैं, क्षमता की कमी देखते हैं ये लोग, ठीक है। उस स्वास्थ्य सेवाओं की कमी देखते हैं कि वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं की किसी क्या सुविधा है, कमी है, ठीक। रोजगार के अवसरों की कमी, क्योंकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को मिल नहीं पाता है, बेरोजगार होते हैं, फिर कोई ना कोई छोटे मोटे काम करते हैं ये लोग, ठीक। उसके बाद शुद्ध पेयजल की कमी और स्वच्छता की कमी। मेन क्या है? स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की कमी। तो दोस्तों हमने निर्धनता के दो विशिष्ट मामलों की बात की, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने देख लिया, मींस साइंटिस्ट आइज के उससे देख लिया, सोशल साइंटिस्ट आई के उससे, ठीक। तो हमें टोटली क्या समझ में आया है? हमें यह समझ में आया है कि जो निर्धनता होती, गरीबी होती है, आय और उपभोग के द्वारा देखी जाती है, जिसमें कुपोषण, प्रतिरोधी क्षमता की कमी होना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना, रोजगार के अवसरों की कमी होना, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता की। दोस्तों आपके इस दिमाग में एक सवाल उठेगा, आखिर हम पता कैसे करें कि कौन गरीब है कौन नहीं है? आखिर हमारी सरकार कैसे पता करती है कि कौन लोग गरीब हैं और कौन गरीब नहीं है? तो आइए हम उस पर बात करते हैं, वो है पॉवर्टी लाइन। तो दोस्तों हमारी सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ये पॉवर्टी लाइन से ही सरकार कैलकुलेट कर पाती है और देख पाती है कि कौन गरीब है और कौन नहीं है। तो आइए पॉवर्टी लाइन जानते हैं क्या है। पॉवर्टी लाइन मीन्स निर्धनता रेखा, मतलब गरीबी रेखा। तो आय अथवा उपभोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा मतलब गरीबी रेखा कहा जाता है। किसे दोस्तों? आय अथवा उपभोग। क्या दोस्तों? इनकम और कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पर सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट है, वो आय अथवा उपभोग के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन सेट करती है। पॉवर्टी लाइन सेट करती है और वो आय और उपभोग के हिसाब से देखती है, मतलब इनकम और कंजम्पशन के हिसाब से देखती है कि कौन गरीब है कौन नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। दोस्तों एक सरकार ने पॉवर्टी लाइन बना के रखी है, मान के चलो ये पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इसका जो मिनिमम लेवल है, मतलब जो मिनिमम लेवल पॉवर्टी लाइन है, ठीक। अगर इस मिनिमम लेवल से अगर पॉवर्टी लाइन मतलब जो जिसकी इनकम और कंजम्पशन मतलब आय और उपभोग दोनों अगर इस मिनिमम लेवल से नीचे जाते हैं, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन, इस पॉवर्टी लाइन से अगर नीचे जाता है, जो इस पॉवर्टी लाइन से अगर नीचे जाता है तो वो किस में आएगा? गरीबी रेखा में। और अगर इस मिनिमम लेवल के ऊपर जाता है और अबव द पॉवर्टी लाइन, मींस ये कि पॉवर्टी लाइन है, मतलब ये गरीबी रेखा है। क्या है दोस्तों? ये क्या है? गरीबी रेखा। क्या है दोस्तों? ये है गरीबी रेखा, मतलब पॉवर्टी लाइन। ये जो गरीबी रेखा है, अगर इसके नीचे जिसकी आय और उपभोग है, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे अगर जिसकी आय व उपभोग है, तो वो किस में आएगा? ये आएगा गरीब में। ये कौन कहलाएगा? ये गरीब। और ये कौन कहलाएगा? और इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर जाता है, मतलब आय और उपभोग उसकी ज्यादा है, मतलब इस गरीबी रेखा से इसकी आय और उपभोग ज्यादा है, तो ये गरीब नहीं है, मतलब ये गरीब नहीं है। तो ऐसे ही सरकार ने सरकार के, हाँ मैं आपको ये बता रहा था पॉवर्टी लाइन, हमने अभी पॉवर्टी लाइन पढ़ा, मतलब गरीबी रेखा पढ़ा। गरीबी रेखा का सूचक है वो क्या है? आय अथवा उपभोग। ये क्या है दोस्तों? सूचक। इसके द्वारा ही सरकार कैलकुलेट करती है, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन जो है, जो मतलब गरीबी रेखा है दोस्तों, सरकार दो चीजों पर देखती है, एक पॉवर्टी लाइन और दूसरा मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट के बेसिस पर लोग देखते हैं कि वो गरीब है कि नहीं, है ना। तो पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया, अब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया की, मतलब इंडिया की गरीबी रेखा की। तो दोस्तों यहां पे
एक रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया, ठीक है। अब यहां पे सरकार देखती है कि पॉवर्टी लाइन जो है, पॉवर्टी लाइन जो है, अगर रूरल एरिया में सरकार ने जो फिक्स करके रखी है, वहां की जो मजदूरी जो भी आय है 816 रुपए, ठीक है, और अर्बन एरिया कितनी है 1000 रुपए। सरकार ये देखती है कि अगर रूरल एरिया है, मतलब रूरल एरिया में अगर आप, अच्छा आपके दिमाग में ये भी ख्याल आया होगा कि रूरल एरिया मतलब गरीब, मतलब जो ग्रामीण एरिया है उसकी 816 रुपए आय, और इसकी अर्बन शहरी जो शहर का जो एरिया है वहां पे 1000 रुपए क्यों? क्योंकि दोस्तों जो गांव क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, कीमत सस्ती, मतलब सस्ती चीजें सस्ती होती हैं, है ना, मार्केट सस्ता होता है। और जो वहीं हम शहर की बात करें तो वहां पे थोड़ा मार्केट महंगा होता है। आप कोई भी चीज लेने जाते हो तो वहां पे सामान आपको महंगा मिलता है, तो वहां पे जीवन थोड़ा महंगा हो जाता है, अपनी लाइफ स्टाइल, और यहाँ पे लाइफ स्टाइल थोड़ी सस्ती रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जब हम बात करें तो सरकार ने 816 रुपए रखे हैं, और अर्बन एरिया में 1000 रुपए। अगर जो व्यक्ति जिसकी आय 816 रुपए है, दिन की 816 रुपए है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको क्या रखा है, उसको अगर इस मिनिमम लेवल के ऊपर 816 के ऊपर अगर वो उसकी आय है तो वो क्या नहीं है, गरीब नहीं है, गरीब नहीं है, ठीक है। जो ऊपर जाता है इस लाइन के ऊपर, मतलब 816 से ज्यादा कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और 816 के जो नीचे कमाता है गरीब ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो क्या है, गरीब है, क्या है, गरीब है। ऐसे ही अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए के जो ऊपर कमाता है वो क्या नहीं है, गरीब नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, गरीब नहीं है। और जो 1000 रुपए के नीचे कमाता है वो क्या है, गरीब है। तो सरकार ने पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया, मतलब पॉवर्टी लाइन से हमें यह देखने को मिलता है कि सरकार इस पॉवर्टी लाइन के द्वारा यह पता लगा पाती है कि गरीब कौन है और गरीब कौन नहीं है। दोस्तों इसी भारत सरकार द्वारा एक संस्था बनाई गई है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मींस राष्ट्रीय प्रतिदल सर्वेक्षण संगठन, NSSO। इसका काम है 5 साल में सर्वे करना और आकलन करना गरीबी रेखा की। और दोस्तों सरकार ने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि हम जो है सरकार अपने देश का दूसरे दूसरे विकासशील देशों से अपने देश की तुलना करने के लिए हम इससे जो आंकड़े निकालते हैं, हम वो विकासशील देशों से हम अपने देश की तुलना कर पाते हैं। दोस्तों अब दूसरी हम बात करते हैं मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट की। दोस्तों मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट पर डे क्या होनी चाहिए, पर डे मतलब एक दिन में हमारी मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने सेट करके रखा है कि जो रूरल एरिया है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरीज होना चाहिए और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज होना चाहिए। मतलब सरकार ने पर व्यक्ति में जो कैलकुलेट करती है, मतलब पर डे में उसका खान पान कैसा होना चाहिए, एक दिन में उसका खान पान अच्छा है कि नहीं, मतलब खान पान कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से वो गरीबी और कौन गरीब नहीं है ये निर्धारण कर पाती है। तो इसका जो सूचक है, जो उससे सरकार जो कैलकुलेट कर पाती है, तो उसको रखा है कैलोरीज को। किसको रखा है, कैलोरीज को रखा है, कैलोरीज को रखा है सूचक उसका कैलकुलेट करने का। तो रूरल एरियाज का ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरीज होना चाहिए और अर्बन एरिया में, मतलब शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अच्छा, रूरल एरिया की मतलब ग्रामीण क्षेत्र की शहरी क्षेत्र से कैलोरीज क्यों रखा है खाने में? क्योंकि 2400 कैलोरीज इसलिए होना चाहिए कि उस ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या खेती किसानी मजदूरी उनकी मेहनत ज्यादा होती है, वो एक शहरी क्षेत्र के लोगों से ज्यादा अपनी बॉडी से काम करते हैं, इसीलिए अपनी शरीर से ज्यादा काम कर पाते हैं, तो इसलिए उनको 2400 कैलोरी पर डे में होना चाहिए उनके खाने में। और अर्बन एरियाज में क्या होता है, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरीज, कितनी दोस्तों, मिनिमम 2100 कैलोरीज होना चाहिए उनके खाने में। तो दोस्तों एक अपना पॉवर्टी लाइन, एक इनकम और सरकार मतलब निर्धनता, पॉवर्टी लाइन के 2 बेसिस है, 2 बेसिस सरकार 2 बेसिस पे देखती है। पहला क्या कौन सा है, इनकम और आय, इनकम और एंड कंजम्पशन, इनकम और एंड कंजम्पशन। और दूसरा कौन सा है, दूसरा क्या है, दूसरा है मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों आप याद रखना कि पॉवर्टी लाइन को हम कैसे देखते हैं, इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन पे, और दूसरा क्या देखते हैं, फूड रिक्वायरमेंट के। इन दोनों के जरिए ही हम पता लगा सकते हैं कि दो सामने वाला गरीब है या नहीं है। दोस्तों आप ये डाटा देख के पता लगा सकते हैं कि कैसे 1993 से 94 तक
हमारी जो पॉवर्टी थी, मतलब जो गरीबी थी भारत देश में, हमारे कहां पे, ये भारत देश में जो गरीबी थी कितनी थी 1993-94 में 45%, अप्रोक्स कितनी थी 45%। और 2004-5 पे आते आते कितनी बची 37.2%, अप्रोक्स कितनी बची 37.2%। और 2011-12 तक आते आते मात्र कितनी बची 22%। दोस्तों ये हमारे डाटा के हिसाब से ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर 2011-12 में 22% है तो दोस्तों अभी भी बहुत ज्यादा है, और हमें इसे कम करने की आवश्यकता है। कितनी? और इससे भी ज्यादा कम करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी भारत देश में गरीबी खत्म हो जाए। कब? हमेशा के लिए। दोस्तों हम बात करेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी पे, अंतरराज्यीय असमानताएं। दोस्तों हमें अंतरराज्यीय असमानताएं देखने को मिलता है। जिस तरह हमारे भारत देश है, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, इनकी अर्थव्यवस्था भी अलग है और इनकी इकोनॉमिकल के हिसाब से भी सारे स्टेट्स अलग हैं। लेकिन उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टेट्स, मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनमें सबसे ज्यादा गरीबी है। तो वो गरीबी वाले दो स्टेट्स हैं बिहार और उड़ीसा। कौन से दोस्तों? बिहार और उड़ीसा। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं और बाकी के स्टेट ऐसे हैं जिन राज्यों में गरीबी थी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हद तक उन्होंने गरीबी को कम किया, रिडक्शन किया। तो स्टेट विद द हाईएस्ट पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब दोस्तों इन्होंने गरीबी को कम किया। क्या किया दोस्तों? गरीबी को कम किया। किसने किया? केरला ने किया, आंध्र प्रदेश ने किया, तमिलनाडु ने किया, गुजरात ने किया, महाराष्ट्र ने किया, हरियाणा ने किया, पंजाब ने किया, वेस्ट बंगाल ने किया। अभी हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे इन जो राज्यों की वजह क्या थी, मतलब इन्होंने कैसे एक पॉवर्टी और गरीबी को कम किया, अपने स्टेट्स में किस तरह से उन्होंने गरीबी को कम किया। दोस्तों हम बात करेंगे जो भारत के जो स्टेट्स, बाकी जो स्टेट्स है जिन्होंने पॉवर्टी को रिडक्शन किया है, मतलब गरीबी को कम किया है, कैसे किया है और किस तरह से वो कम हुई है। तो आइए बात करते हैं पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से। दोस्तों पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति के बाद से प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, खेती का उत्पादन ज़्यादा होने लगा। हरित क्रांति के बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा हरियाणा पंजाब ने फायदा उठाया और कृषि पैदावार में वृद्धि हुई और उत्पादन ज़्यादा हुआ। इससे पंजाब और हरियाणा में पॉवर्टी कम हुई, मतलब गरीबी कम हो सकी। केरल ने मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर गरीबी को कम किया। किस पे दिया? मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर। दोस्तों केरल ने क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो मानव ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज्यादा ध्यान दिया और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा उसने एजुकेशन पे काम किया। केरल ने सबसे ज्यादा एजुकेशन पर काम किया, इससे वहां पे पॉवर्टी या गरीबी रेखा कम हुई। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा गरीबी को कम किया। किसके द्वारा दोस्तों? अनाज के मतलब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अनाज फूड बढ़वाए, है ना। इससे उसने आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ने उस पर कंट्रोल कर पाया पॉवर्टी पे। फिर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल ने भू सुधारों के माध्यम से पॉवर्टी को खत्म कर पाया, गरीबी की रेखा को कम कर पाया, क्योंकि वहां पे जो भूमि सुधार जो थे उसने भूमि सुधार योजना लेके आया और पश्चिम बंगाल ने उसी वजह से अपनी गरीबी रेखा कम कर पाया। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं असुरक्षित समूह, वल्नरेबल ग्रुप। दोस्तों ये वो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं जो जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार आदि गरीबों के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। दोस्तों असुरक्षित हम क्यों बोल रहे हैं? ये अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, जो मजदूर, ये वर्ग हमेशा से सुरक्षित रहा है। क्योंकि होता क्या है, भले ही हमारे देश ने डेवलपमेंट कर लिया हो, लेकिन इनका विकास अभी तक नहीं हो पाया ना, इनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कितना भी इतने साल हो गए देश की आजादी के बाद से, लेकिन फिर भी इन लोगों का विकास डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना हमारे देश का डेवलपमेंट हो गया। खासकर किस जाति का? खासकर अनुसूचित जनजातियों का, इन लोगों का विकास ज्यादा नहीं हो पाया। क्योंकि अगर देश का विकास चाहिए तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज सब पे ध्यान देना पड़ेगा और ज़्यादा संसाधन जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य पे हमें काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अगर अच्छी होगी जिस देश की, तो वो देश विकसित करेगा, वहाँ के लोग का विकास होगा। तो वही कारण भी रहा है सबसे ज़्यादा कम ध्यान देना इन असुरक्षित समूहों पर। दोस्तों अब हम बात करेंगे गरीबी के कारण पे।
दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। दोस्तों, आप जानते ही हो कि हमारा देश किसका गुलाम था? ब्रिटिश शासन का गुलाम था। वो हम पर राज कर रहे थे उस टाइम, और उनकी बहुत ज़्यादा बुरी बुरी पॉलिसीज़ के कारण, जो वो लोग पॉलिसी वगैरह निकालते थे, भारत देश के अगेंस्ट निकालते थे, और इतनी बुरी पॉलिसी के कारण हमारे इकोनॉमिक को इतना हार्म हुआ है, और हमारी जो इकोनॉमिक जो खराब हुई है, जो हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया भारत देश का, वो इन्हीं के कारण, क्योंकि ये पॉलिसीज बहुत बुरी बुरी निकाला करते थे। दूसरी हम बात करें उच्च जनसंख्या वृद्धि की, तो दोस्तों आप जानती हो कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि होती ही जा रही है, प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार की कमी हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर लोगों के पास रोजगार होता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर रोजगार होगा, जनसंख्या कम होगी, तो उससे क्या होगा, वो इसको रोजगार मिलेगा तो उसको इनकम मिलेगी, महीने की इनकम मिलेगी, तो वो जो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट कर पाएगा, जिससे कि उनके खुद का विकास होगा और देश का भी साथ में विकास होगा। तीसरे हम बात करें भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण की। दोस्तों, भूमि और अन्य संसाधनों का आप देखते होंगे कि आपके एरिया में या कहीं भी आप देखेंगे, अगर किसी के पास कोई जमीन ज्यादा वाला है, उसके पास जमीन है तो बहुत ज्यादा ही ज्यादा है, और किसी के पास है नहीं, किसी के पास बहुत ज्यादा और किसी के पास बहुत कम है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा बनती जा रही है, और किसी के पास कम है तो कम होती जा रही है। तो दोस्तों, यही इसमें दिया है, भूमि और अन्य संसाधनों का असामान्य वितरण के कारण लोग जो गरीब है गरीब होते जा रहा है, और जो अमीर है अमीर होते जा रहा है। चौथा पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक के कारण। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा एक गरीबी का कारण रहा है, सांस्कृतिक और सामाजिक, इस पे भी आप ध्यान देना। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, गरीबी निरोधी उपाय। दोस्तों, गरीबी उन्मूलन भारत की विकास रणनीति। क्या दोस्तों, भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? दोस्तों, एक प्रमुख उद्देश्य रहा सरकार की, किसकी दोस्तों? सरकार की वर्तमान गरीबी निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? दो कारकों पर निर्भर है। एक है आर्थिक समृद्धि, और दूसरा है लक्षित गरीबी निरोधी कार्यक्रम। मतलब आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, मतलब प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। क्या है दोस्तों? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। और सेकंड है लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। दोस्तों, अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी तो लोगों को क्या मिलेगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत बेरोजगार नहीं होंगे, और वो रोजगार उनको मिलेगा तो उनको इनकम मिलेगी, फिर उनके घर वालों को उनका उतना ही उनके बच्चों पर, जैसे मैंने पहले बताया कि जितना बच्चों पर उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, और उनके शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा अगर वो लोग बेरोजगार नहीं होगा, अगर उनको रोजगार उनको मिलेगा। सेकंड ये है कि गरीबी लक्षित विरोधी कार्यक्रम। सरकार जो ऐसे कार्यक्रम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला रही है, सरकार ऐसे कई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला रही है। आगे हम इस पे बात करने वाले हैं, आगे उस पर हम बात करेंगे। 4 या 5 ऐसे एंटी प्रोग्राम है जिस पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा चलाए गए एंटी प्रोग्राम और कार्यक्रम जो भारत सरकार की ओर से रोजगार के लिए, पहला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या था दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सुरक्षित करना। किसको करना? आजीविका को सुरक्षित करना। दूसरा था साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी लेना। सरकार जैसे गारंटी लेती है कि भाई साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार हम दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो ये वही है, साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित, मतलब 1/3 महिलाओं के लिए रोजगार को सुरक्षित करना, मतलब महिलाओं के लिए रोजगार को बचा के रखना कि भाई 1/3 महिलाओं को रोजगार हमारी तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। किसका होगा? बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। अगर उसने अगर फॉर्म भरा है, अगर आवेदक दिया है और उसे अगर रोजगार नहीं मिला है तो उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा 15 दिन का जो भत्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? उसे 15 दिन का बेरोजगारी का भत्ता का हकदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान भी दिया है इसमें। तो अगला क्या है? अगला जो कार्यक्रम चलाया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसको कब चालू किया गया था? इसे 1993 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना। क्या था? स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। जो शिक्षित भाई बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना।
सेकेंड है लघु व्यवसाय। क्या है दोस्तों? लघु व्यवसाय और तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। अगर कोई अपने ग्रामीण क्षेत्र, छोटे या बड़े क्षेत्रों में लघु जो उद्योग है, छोटे छोटे फैक्ट्रीज डालना चाहता है, उद्योग डालना चाहता है, तो उसके लिए सहायता करना, लोन, जैसे लोन की व्यवस्था करना, है ना, ऐसी व्यवस्था करना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, कौन सा दोस्तों? तीसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। तो ये अब देखो दोस्तों 1995 में इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। क्या करना? ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। दोस्तों सरकार द्वारा चलाया गया अगले कार्यक्रम की हम बात करेंगे, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, जो ये कार्यक्रम है 1999 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि गरीब परिवारों को असहायता समूह, गरीब परिवारों को स्व सहायता समूह से संगठित कर बैंक ऋण, क्या दोस्तों? बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। मतलब कि जो गरीब परिवार हैं, जो गरीबों को जो ऊपर लेके आना है, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है, तो उनको बैंक ऋण की सहायता से जो समूह बनाकर, संगठित समूह, जो स्व सहायता परिवारों का, गरीब परिवार को जो समूह है उसको इकट्ठे करके समूह के द्वारा उन्हें बैंक ऋण प्रदान करना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, ये भी लाया गया था। कब था? सन 2000 में लाया गया। इसका क्या था? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण आश्रय और ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना। मतलब केंद्रीय सहायता किसको? राज्यों को केंद्रीय सहायता दी गई किसको? राज्यों को। क्या क्या लाने के लिए? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली जैसी मूल सुविधाओं को राज्यों में लाना। अगला पॉइंट है निर्धनता से संबंधित अन्य कारण। क्या है दोस्तों? देखो, निर्धनता से मतलब गरीबी से संबंधित अन्य कारण क्या क्या थे? सबसे पहला था भूमिहीनता, भूमि की कमी होना। दूसरा था परिवार का आकार, परिवार का बड़ा होना। तीसरा था खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, मतलब अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहना, कुपोषण का शिकार होना। चौथा था क्या था? असहायता। पांचवा था बेरोजगारी, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बेरोजगारी सबसे बड़ा दिक्कत थी, रोजगार नहीं मिल पाना। और निरक्षरता, और था क्या? बाल श्रम। जो गरीब निर्धन परिवार हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, आपने देखा हुआ पंचर की दुकान, चाय की दुकान, आपको बच्चे मिल जाते हैं। और तो बाल श्रम भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। दोस्तों आपने ओवरऑल जो चैप्टर पढ़ा, हमने साथ में पढ़ा, और आपको कैसा लगा ये पढ़ के? और आपने एक चीज आपने नोटिस की होगी। क्या चीज नोटिस की होगी? जो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे देश में हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या है? गरीबी है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो भी आया था 2011-12 की रिपोर्ट के हिसाब से भी, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? जो गरीबी में जीते हैं वो 30 करोड़ लोग जीते हैं। वो गरीबी में कौन लोग जीते हैं? वो है भारत देश के लोग। ठीक है दोस्तों, तो भारत देश में सबसे ज़्यादा गरीबी है। और आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो हम कल बनाएंगे और कल अपलोड होगी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।